सोचिए, हर जिंदगी, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान, एक ही फंडामेंटल प्रोसेस से चलती है। एक ऐसा प्रोसेस जो हमें बढ़ने, ठीक होने और इस दुनिया में बने रहने में मदद करता है। आज हम जीवन के इसी सीक्रेट कोड यानी सेल साइकिल को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस मास्टर प्लान में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, ये जो सेल साइकिल है ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर एकदम ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। इसे एक सेल के लिए समझिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा मान सकते हैं। ये बताता है कि सेल को जीना कैसे है, बड़ा कैसे होना है और फिर डिवाइड कैसे होना है। असल में यही जिंदगी की सबसे बेसिक रिदम है। अब ये सुनने में बहुत माइक्रोस्कोपिक लगता है ना, पर इसका असर बहुत बड़े स्केल पर होता है। हम जो बड़े होते हैं, हमें चोट लगती है तो घाव भर जाता है, और यहाँ तक कि लाइफ की नेक्स्ट जनरेशन, इन सब चीज़ों के पीछे की वजह यही सेल डिवीजन है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के मेन इवेंट्स से पहले एक बहुत लंबी तैयारी चलती है। इसे कहते हैं इंटरफेस। अब नाम सुन के ऐसा लग सकता है कि ये कोई रेस्टिंग फेज है, पर नहीं, ये तो सबसे बिजी टाइम होता है, जब सेल खुद को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है। तो इस इंटरफेस के भी 3 स्टेजेस हैं, और सबसे कमाल की बात क्या है, एक सेल अपने पूरी जिंदगी का करीब 95% हिस्सा सिर्फ इसी तैयारी में लगा देता है। G1 फेज में वो बड़ा होता है, S फेज में अपने डीएनए की कॉपी बनाता है, और G2 में सब कुछ फाइनल चेक करता है कि सब ठीक है या नहीं। ये जो S फेज है ना, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार सेल ने यहाँ अपना पूरा जेनेटिक कोड कॉपी कर लिया, मतलब उसने ठान लिया है कि अब तो डिवाइड होना ही है। और ये ज़रूरी भी है, ताकि जो भी नई सेल्स बने, उन दोनों के पास इन्फॉर्मेशन का पूरा सेट हो। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है, G0 फेज। हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे हमारे दिल के मसल्स या हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स। ये जब एक बार मैच्योर हो जाते हैं ना, तो फिर डिवाइड होना बंद कर देते हैं। वो अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो इस साइकिल से बाहर निकलकर एक शांत स्टेट में चले जाते हैं, जिसे G0 कहते हैं। तो जब इंटरफेस की सारी तैयारी पूरी हो जाती है, तब सेल एक चौराहे पर खड़ा होता है। अब उसे अपने मकसद के हिसाब से डिवीजन के 2 रास्तों में से एक चुनना होता है, और ये एक बहुत फंडामेंटल चॉइस है जो उस सेल का फ्यूचर तय करता है। और ये 2 रास्ते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। चलिए मोटा मोटा फर्क समझते हैं। माइटोसिस में एक डिवीजन होता है और 2 डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं। डिप्लॉइड मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स का पूरा सेट हो। ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। दूसरी तरफ है मियोसिस। इसमें 2 डिवीजन होते हैं और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम्स का आधा सेट, और ये होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे एक परफेक्ट फोटोकॉपियर मशीन समझिए। इसका काम है ग्रोथ और रिपेयर के लिए बिल्कुल आइडेंटिकल, एकदम हूबहू सेल्स बनाना। तो इसकी शुरुआत होती है प्रोफेज से। इस स्टेज में सेल के अंदर जो लंबा धागे जैसा डीएनए होता है ना, वो एकदम कसकर कॉइल होने लगता है, और वो मोटे मोटे विजिबल क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। मतलब अब उन्हें माइक्रोस्कोप में आसानी से देखा जा सकता है। इसके बाद आता है मेटाफेज। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल चेक पॉइंट है। यहाँ सारे के सारे क्रोमोसोम्स एकदम परफेक्ट लाइन में सेल के बिल्कुल सेंटर में आकर खड़े हो जाते हैं। इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब बंटवारा हो तो एकदम साफ और बराबर हो। अब आता है असली एक्शन वाला फेस, एनाफेज। यहाँ पर क्रोमोसोम्स की जो आइडेंटिकल कॉपीज थीं, जिन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, वो अचानक एक दूसरे से अलग होती हैं और सेल के ऑपोजिट एंड्स की तरफ खिंचने लगती हैं। ये बहुत ही डायनामिक और क्रूशल स्टेप है। और आखिर में आता है टेलोफेज। इसमें दोनों सिरों पर पहुंचे हुए क्रोमोसोम्स के चारों तरफ एक नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगता है। और बस इसके ठीक बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म भी बीच से बट जाता है, और नतीजा, एक सेल से बन जाती हैं 2 बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो ये तो थी माइटोसिस की कहानी। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, मियोसिस। याद है, इसका मकसद क्लोन बनाना नहीं है। इसका मकसद है रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक वैरायटी यानी आनुवंशिक विविधता बनाना। यही वो प्रोसेस है जो लाइफ में वेरिएशन लाता है। मियोसिस में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो है इसका पहला ही स्टेप, प्रोफेज 1। यहाँ पर एक जैसे क्रोमोसोम्स जोड़े बनाते हैं और फिर वे अपने जेनेटिक मटेरियल के कुछ हिस्से एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं।
इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और यही वो जादू है जिसकी वजह से बच्चे अपने माता पिता से थोड़े अलग, एकदम यूनिक होते हैं। इस पहले डिवीजन यानी मियोसिस आई के बाद होता ये है कि क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। मतलब हर नई सेल में अब ओरिजिनल सेल के मुकाबले आधे ही क्रोमोसोम्स होते हैं। इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इसके बाद होता है मियोसिस 2, जो काफी हद तक माइटोसिस जैसा ही है। यहाँ सेल्स फिर से डिवाइड होती हैं और इस बार सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। और एंड रिजल्ट क्या है? 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स जो जेनेटिकली एक दूसरे से अलग हैं। तो हमने माइटोसिस और मियोसिस दोनों को समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। चलिए बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है। तो देखिए, सार ये है, माइटोसिस एक इंडिविजुअल को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। ये हमारे शरीर को ग्रो कराता है, हमारे जख्म भरता है। और दूसरी तरफ मियोसिस पूरी स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है। ये जेनेटिक वेरिएशन बनाता है जिससे स्पीशीज़ बदलते इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाती है और इवॉल्व होती है। तो एक अकेले सेल के अंदर होने वाला ये डिसिप्लिन्ड और पर्पसफुल डांस असल में यही तो जिंदगी का आधार है। ये हमें ऑर्डर, कॉन्टिन्यूटी और अडेप्टेशन की एक कमाल की कहानी बताता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी के सबसे बड़े राज अक्सर सबसे छोटी जगहों पर ही छिपे होते हैं।